नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। आज की वीडियो में हम मिशन जय हिंद ये 7 पॉइंट एक्शन प्लान जो कल ही योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यार उसमें क्या कंट्रोवर्शियल पार्ट था जो सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और वो क्यों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, साथ में होने वाला है इंटरेस्टिंग। सो पूरी वीडियो को ढंग से देखना और चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कर देना बेल आइकन को ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हर पॉइंट को अलग अलग करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है बेसिकली ये बताता है माइग्रेंट्स के बारे में कि उनको उसमें फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बता रखा है कि उनको सरकार को अरेंज करना चाहिए कि वो अगले 10 दिनों में वो अपने जहाँ पे भी जो उनका होम टाउन है वहाँ पे जा सकें, और जो यहाँ से उनके होम टाउन तक के जाने का खर्चा वो पूरा का पूरा जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही पे करें। और अगर उसने जैसे कि अभी जहाँ पे जिस पोजीशन पे है वहाँ से अगर टर्मिनल तक जाना है या बस स्टेशन तक जाना है या फिर रेलवे स्टेशन तक जाना है तो उसका खर्चा सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट पे करे। और ये बोला है कि जब वो लोग जा रहे हैं जो वर्कर्स यहाँ से या फिर अभी भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं या फिर रोडों पे चल रहे हैं तो उनके लिए जो फूड सप्लाई है, शेल्टर्स है, वाटर की जो सारी सप्लाई है वो भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वही करे। तो फर्स्ट पॉइंट ये सारा था। सेकंड है कि स्टैंड विद कोविड 19 पेशेंट्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो ये है इसमें बेसिकली कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिन्हें क्या है कि जिन्हें थोड़े से भी ऐसा लग रहे हैं, लक्षण लग रहे हैं कि इन्हें कोविड 19 है या कोरोना वायरस है, तो उनकी फ्री टेस्टिंग होनी चाहिए। और उन्होंने बोला है कि यही है कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी यूज़ किया जाए और फ्री क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, ये सारी चीज़ें। और बोला है इसमें एक चीज़ है कि उन्होंने बोला कि कंप्लीट 1 ईयर मेडिकल एंड इकोनॉमिक कवर अगेंस्ट कोविड टू ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। तो 1 साल का पूरा मेडिकल और जो इकोनॉमिक कवर होगा वो उनको देना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में है कि full and regular disclosure of information regarding progress of disease and health facilities। तो ये बोला कि क्योंकि अभी ढंग से पता ही नहीं है कि पेशेंट्स कितने हैं, कितने मर रहे हैं एक्चुअल में, या फिर कुछ लोग कुछ हॉस्पिटल से डेटा छुपा रहे हैं ताकि उनको पता ना चले एग्जैक्टली। तो ये क्या है कि ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बेसिकली। थर्ड पॉइंट है कि वही है कि कोई भी भूखा ना रहे इस पूरे टाइम में, और यूनिवर्सल एक्सेस टू एक्सपैंड पीडीएस फॉर 6 मंथ्स। तो इसमें क्या क्या बोला हुआ है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको 10 kg फूड ग्रेन्स मिले, 1.5 दाल मिले, 600 मिलीलीटर्स कुकिंग ऑयल मिले, और 500 ग्राम्स ऑफ शुगर पर मंथ मिले। और इसमें ये बोला है कि एडिशनल नेम्स या और इमरजेंसी राशन कार्ड ऑन डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ एनी आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ और वेरिफिकेशन बाय लोकल रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली किसी को भी जिसे भी ज़रूरत है उन सबको मिले। और राशन कार्ड इक्विवेलेंट ऑफ मिड डे मील एंड आईसीडी एज अ फूड सप्लीमेंट टू बी डिलीवर्ड एट होम। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें कि कम्युनिटी किचन फॉर द hungry to be run in e-school till यूनिवर्सल राशन गेट्स एक्टिवेटेड। तो जब तक कि यूनिवर्सल राशन नहीं है तब तक कम्युनिटी किचन ऑपरेट होते रहने चाहिए जो लोकल स्कूल्स होंगे उस लोकेलिटी में। फोर्थ पॉइंट था कि जॉब के रिलेटेड कि जो मनरेगा में अभी तक तो 100 डेज का होता है, तो अब क्या है कि उसको इंक्रीज करके 200 हो जाना चाहिए। तो क्या है कि assured employment for green jobs in urban areas for 100 days per person at the rate of 400 rupees per day। और क्या है कि compensation as per मनरेगा to all job card holders for 30 days of job loss during lockdown। तो क्या है कि जो 30 डेज का जॉब लॉस हुआ है उसके लिए भी कॉम्पनसेट करें जो लोग मनरेगा के अंडर कवर होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि मैंडेटरी फॉर each village to keep Manrega work open throughout the year with preference to work to help climate change resistance। तो कहा है कि जिन लोग जहाँ पे मनरेगा वर्क अभी भी चल रहा है तो उनको चालू रखने हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि मनरेगा पेमेंट एज डेली वेजेस नॉट एज पीस टाइम बेसिस, अप्रोप्रिएट वर्क असाइनमेंट फॉर डिसेबल एंड सीनियर सिटीजन एज वेल। तो कहा है कि डेली वेज को ऑपरेट करते रहना है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना काम होगा उतना ही देना है पैसा।
तो ये चीज़ ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इस टाइम पीरियड में। आपकी कहीं इस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो लोग उनसे काम करवा रहे हैं, तो उनको जितना काम है सिर्फ उसी के लिए पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और सिर्फ उनको जो डेली वेजेस है वो प्रॉपर देते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है इनकम फॉर एवरीवन का कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस ऑफ जॉब, सैलरी और लाइवलीहुड। तो इसमें बोला हुआ है कि जॉब लॉस कॉम्पनसेशन फॉर एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफ। तो उनके लिए भी कॉम्पनसेशन जिन्होंने की कोरोना वायरस के क्राइसिस की वजह से जॉब लॉस हुई है उनको भी कॉम्पनसेट करते हैं उस वजह से। वो कहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन टू डिस्ट्रेस कंपनीज टू पे पार्शियल सैलरीज टू एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट टू पे 6 month ईपीएफ कंट्रीब्यूशन टू एमएसएमई दैट कंटिन्यू टू पे सैलरीज। तो बेसिकली कहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे उन कंपनीज को ताकि वो कम से पार्शियल सैलरी, अगर पूरी भी नहीं पे कर रही है तो पार्शियल सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पे कर दे। और एमएसएमई जो अपने एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी पे कर रही है तो उनको गवर्नमेंट पे कर दे उनका 6 मंथ का जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बनता होगा वो। थर्ड पॉइंट में है कि कॉम्पनसेशन टू फार्मर फॉर लॉस ऑफ अ पेरिशेबल प्रोड्यूसर एंड ड्रॉप इन प्राइस बिलो, बेसिकली क्योंकि अब इस टाइम पे उनको एमपीएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बिलो भी उनको पे सेल करना पड़ रहा होगा अपना प्रोडक्ट। तो इस वजह से जो उनका लॉस है उसको भी कॉम्पनसेट गवर्नमेंट ही करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि वन टाइम में सब्सिडी एट द रेट 10,000 रुपीज टू हॉकर्स, वेंडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स टू रीस्टार्ट देयर बिजनेस। तो 10,000 रुपीज का वन टाइम सब्सिडी से दे दे जो रेडी चलाते हैं और जिनका जो छोटा बिजनेस है। और कहा है कि एक्स्ट्रा ग्रेशिया एट द रेट 2,000 पर मंथ फॉर 3 months to all social security pension beneficiaries including disabled widows, ओल्ड पेंशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगले 3 महीने तक 2,000 रुपये पर मंथ ट्रांसफर करते रहे जो लोग बेसिकली विडोज हैं, डिसेबल है या फिर ओल्ड है। सिक्स पॉइंट ये था कि नो इंटरेस्ट टिल द इकोनॉमी रिवाइव्स, 3 months ऑफ इंटरेस्ट वेवर्स फॉर फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस, होम लोन्स। तो कहा है कि फर्स्ट हाउस लोन्स टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट फॉर 3 months। तो कि अगले 3 महीने तक कि उनको फोर्स नहीं किया जाए कि रिपेमेंट करो या फिर इंटरेस्ट रिपेमेंट करो या फिर प्रिंसिपल रिपेमेंट करो। और सेकंड है कि जो मुद्रा और किशोर लोन्स हैं अंडर मुद्रा स्कीम, तो उनके लिए भी 6 मंथ का एग्जाम्शन होना चाहिए। और जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके अंडर जो क्रॉप लोन दिया गया है उसको भी 6 मंथ तक है वो करा है, एग्जाम करा है। और लास्ट पॉइंट है कि जो आदिवासी हैं शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं उनको भी, ताकि उनको भी पैसा प्रॉपर मिल जाए और वो लोकल मनी लेंडर की वजह से एक्सप्लॉइट ना हो, तो उसको चीज़ का भी ध्यान रखना है। और सेवन पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था इस पूरे के पूरे प्रपोजल में। उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने वट एवर इट टेक्स प्रिंसिपल को यूज करके उन्होंने बोला था कि नेशनल रिवाइवल मिशन नॉट टू बी कंस्ट्रेंड बाय लैक ऑफ रिसोर्सेज। और जो फर्स्ट पॉइंट था इस पे सब लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज करा उनको। उन्होंने बोला था कि ऑल द रिसोर्सेज, कैश, रियल स्टेट प्रॉपर्टी, बॉन्ड एक्सेट्रा विद द सिटीजन और विद इन द नेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज नेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। तो ये इसमें इसके अंडर बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि जो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, कार, घर, कभी कहीं पे उन्होंने जमीन ले रखी है, वो सब अब सारा का सारा गवर्नमेंट का हो जाएगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको कैसे मैनेज करना है। अगर बेचना है तो बेच देंगे, अगर कैसे भी उसे रीएलोकेट करना है तो वो भी करेंगे। इस चीज पे है क्योंकि ये मूव एक तरीके से पूरी की पूरी कंट्री को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट रिजीम की तरफ लेके चला जा रहा है। और हमें पता है कि हमने जो पास अगर हिस्ट्री में देखें, जो रशिया में होता व्लादिमीर लेनिन के टाइम पे या फिर माओइस्ट टाइम जो चाइना में होता, तो वो इस चीज की वजह से लोगों ने क्रिटिसाइज करता है। और फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू शेयर एटलीस्ट 50% ऑफ द एडिशनल रेवेन्यू रेज्ड फॉर दिस पर्पस विद द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली जो पीएम केयर फंड में जो भी आया होगा तो कहा है कि उसका 50% तो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेगी। और लास्ट पॉइंट था कि एक्सपेंसेस अंडर दिस missions to be first charge on the exchequer. Everything else follows. Complete ban on all wasteful and non-essential public expenditure and subsidies. तो बेसिकली क्या है कि जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स है उसको उसको पूरा बैन होना चाहिए, उसको करना ही नहीं चाहिए। और जो भी जो खर्चा आएगा इस मिशन के अंडर, जो 7 पॉइंट एक्शन प्लान के अंदर जो भी खर्चा आएगा वो सारा सारा नेशनल ट्रेजरी से होते हुआ जाएगा। तो अब बेसिकली अब ये चीज है कि ये एक्चुअली में पॉसिबल है भी कि नहीं, कि गवर्नमेंट एक्चुअली लोगों के प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं।
तो इसका आंसर है यस, कर सकती हैं, क्योंकि 1978 में 44th अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये बेसिकली जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम था, उस टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 31 के अंडर फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता था। और आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली कहता था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो उसके अंडर उस टाइम पे वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता था राइट टू प्रॉपर्टी, बट उसको बाद में उन्होंने वहां से रिमूव कर दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद फिर उन्होंने आर्टिकल 300A के अंदर दोबारा इसको लेके आया। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली फंडामेंटल राइट नहीं है, पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी भी है। तो दोनों में फर्क क्या है कि फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ये है कि फंडामेंटल अगर राइट अगर वायलेट होता है तो कोई भी बंदा सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर वायलेट होता है तो पहले उसे लोअर कोर्ट्स में वहां पे अपील करना पड़े। तो ये चीज थी बेसिकली। और लेकिन फिर लोगों ने जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया तो एंड में, पर ये हाँ एक ये चीज कि रामचंद्र जब ये उन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया तो लोगों ने बोला, रामचंद्र गुहा पे सबसे ज्यादा एलिगेशन लगा कि उन्होंने भाई अप्रूव कैसे कर दिया। तो रामचंद्र गुहा ने फिर बाद में वो ट्वीट करके ये बताया कि जब मुझे प्रपोजल दिया था, जो फर्स्ट पॉइंट था, जो मेन जो ये वाला था जहां पे उन्होंने बोला कि नेशनलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसमें ये पॉइंट था ही नहीं। तो अब लोगों ने बोला कि यार ये इतने फेमस हिस्टोरियंस, इकोनॉमिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये इन्होंने ही ड्राफ्ट करा है, उसको कैसे पता नहीं चला। तो पर बाद में बोला कि नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये हमारा ये कहने में मतलब नहीं था, मिसप्लेस वर्ड्स थे, ये सारा चीज करके फिर बाद में उन्होंने लोगों ने ये पूरा का पूरा हटा ही दिया, नया सब पॉइंट ऐड कर दिया, जो बेसिकली कहता है कि द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर इमरजेंसी वेज ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज गोइंग बियॉन्ड द यूजुअल सेट ऑफ टैक्सेस एंड लेवी टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग लार्ज रिलीफ पैकेजेस। तो बेसिकली ये कोई इसका मतलब ये तो कहने के लिए कह रहे हैं बस कि ये कोई ऐसा स्पेसिफिक सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो तो कर ही रही है। इमरजेंसी वेज जो अलग तरीके से और तरीके हैं जिससे हम फंडिंग, जो हमारी लैक ऑफ फंडिंग की वजह से हम और भी बड़े पैकेजेस नहीं लेके आ पा रहे और डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। तुमने क्या यूनिक बोला था इसमें? तो यही लोगों ने बोला कि मतलब कि जो मेन बेसिस था इस पूरे के पूरे प्रपोजल का जो इन्होंने सबमिट करा था 7 पॉइंट एक्शन प्लान, उसका बेसिस ही यही था, जिसको बाद में उन्होंने रिवोक करके कोई अब रैंडमली एम्बिग्यूअस सब पॉइंट डाल दिया। तो ये था। फिर बाद में लोगों ने जब ये उन्होंने अमेंड करके दोबारा योगेंद्र यादव ने अपने उसमें ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करा था, तो फिर यही लोगों ने बोला था कि अब यूनिक बचा है क्या, जो माइग्रेंट लोगों के लिए था वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है, कि सारे पॉइंट जो इसमें बाकी हैं वो तो गवर्नमेंट कर चुकी है या करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें कुछ यूनिक अब बचा नहीं है। तो ये था जो भाई कंट्रोवर्सी थी इसके पीछे। तो भाई मेरा क्या सोल्यूशन है कि क्या और कर सकती है गवर्नमेंट जो अभी शायद से ढंग से नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है डू द कैपिटल राशनिंग और प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ सबको ही ना, क्योंकि ऑब्वियसली फंड्स हमारे पास बहुत कम है अब बचे, तो सबको ही फंडिंग ना करते रहे, सारी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई से सबको ना करे, जो इम्पोर्टेंट है, जो जिससे कि जॉब लॉस कम से कम हो और इकोनॉमी मूव करते रहे, उन्हीं सिर्फ सेक्टर्स को या उन्हीं सिर्फ कंपनीज को दे, और इसलिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव वे में अपने कैपिटल को एलोकेट करना शुरू करें। और सेकंड पॉइंट है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, बट स्ट्रैटेजिकली बेसिकली, क्योंकि पीएसयू का तो कर ही है और इसमें बहुत ज्यादा हमेशा कुछ ना कुछ तो हंगामा होता ही है, बट ये चीज है कि, और वो हमेशा वैल्यूएशन की वजह से होता है कि उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन की किस वैल्यू पे डिस इन्वेस्ट करें। तो इस बार स्ट्रैटेजिकली अगर करें तो उससे भी बहुत ज्यादा फंड आ सकता है। और थर्ड है इंक्रीज टैक्स कंप्लायंसेस टू रिड्यूस टैक्स एवेशन, स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी पड़ेगी उस चीज के लिए ताकि लोग टैक्स की चोरी ना करें बेसिकली। फोर्थ पॉइंट है कि इशू नेशनल सेविंग सिक्योर सर्टिफिकेट्स, जो अभी भी कर रही है पर उसको शायद से बढ़ा के लोगों को और ज्यादा प्रमोट करे कि वो डायरेक्ट डोनेशन ना दे पीएम रिलीफ में, वो एक तरीके से इन्वेस्ट कर दे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, ताकि उससे भी मनी रेज हो सके। और फिफ्थ पॉइंट है कि आस्क कंपनीज टू गिव देयर सीएसआर फंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हर साल तो सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करती है बिग कॉर्पोरेशंस होती है जो, तो वो इस बार ना करें तो वो इसमें गवर्नमेंट को वो पैसा दे दे इसकी बदले। और सिक्स्थ है कि आस्क प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू गिव फ्री ट्रीटमेंट टू कोविड-19 पेशेंट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है अगर बिग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो उसके लिए फ्री ट्रीटमेंट अगर वो भी प्रोवाइड करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा सही है। और फाइनली जो मैंने इसमें शायद से मेंशन नहीं करा वो है डेफिसिट फाइनेंस, कि बस वो ही शायद से हमें अपनाना पड़ेगा कि हमें प्रिंट करना पड़ेगा और ज्यादा पैसा, ताकि लिक्विडिटी हम इंजेक्ट कर सके सिस्टम के अंदर। तो ये थी पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी।
जो योगेंद्र यादव ने, और अभी शायद से अभी भी, अब तो खैर उन्होंने अमेंड ही कर दिया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये था पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।